डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम सीबीएसई क्लास 10th का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी के सभी एमसीक्यू बेस्ड थे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ एचसीएफ ऑफ 39,19 इज इक्वल टू 13 देन एलसीएम ऑफ 39,91 इज। एचसीएफ हमारे पास गिवन है, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास 13 है, एलसीएम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और जो दोनों नंबर है वो हमारे पास है 39 और 91। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट। यहां से हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 39 मल्टीप्लाई 91, ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 13 3 जा 39 और 91 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 273। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। हमारा सेकंड सम है 4.57 बार इज एन। हमें पता है जब हमारे पास इस टाइप का नंबर है, जब भी हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है और उसमें जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, मतलब नॉन रेकरिंग रिपीटिंग सीरीज है, तो वो हमारे पास होता है रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डेसिमल एक्सपेंशन के बाद नंबर बार बार रिपीट नहीं होते, ठीक है, मतलब ऐसे ही चलते रहते हैं, तो वो हमारे इरेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी, रैशनल नंबर। हमारा थर्ड सम है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट। हमारे पास लाइन गिवन है, हमने ये प्रूव करना है कि ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर कोई लाइन y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती है तो उस पॉइंट में हमारा x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें x का कोऑर्डिनेट 0 है और इसमें x का कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो हमारा आंसर इन दोनों में से ही हो सकता है। ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जो ये लाइन है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड y का। इसका मतलब ये दोनों नंबर तो नहीं हो सकते। पर एक बात और याद रखना कि जो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम ये दोनों पॉइंट इसमें फिल करके देखेंगे, जो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा उसी पॉइंट पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है। तो यहाँ हम x की वैल्यू 0 फिल करेंगे, y की वैल्यू -3 फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 0 माइनस माइनस प्लस के 9, मतलब 9 के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अब बी पॉइंट को फिल करके देखोगे तो बी पॉइंट में अगर हम x की जगह पे 0 और y की जगह पे 9/4 फिल करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है, हमारा फोर्थ सम है, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P 5,0 एंड Q -1,0। ठीक है, हमें कहा है कि जो x एक्सिस पे पॉइंट है उसका P पॉइंट से और Q पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि इसको हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट का इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस, मतलब P पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और Q पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट का डिस्टेंस भी इक्वल है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, उसमें हमारा y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब हमारे पास x, 0 इस टाइप का पॉइंट होगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है x एक्सिस पे। ठीक है, इसका हम P पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। P पॉइंट हमारा 5,0 है और इसी पॉइंट का Q पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और हमें कहा है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है, 1 पॉइंट है जो y1 है और ये x2 है जो y2। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले का हमारे पास रिजल्ट होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 5 है, 5 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो 0 ही है, 0 का तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू सेम इसमें -1 माइनस x का होल स्क्वायर।
अब बोथ साइड स्क्वायर रूट है तो हम स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड। अगर स्केयरिंग करेंगे तो ये रूट से स्केयरिंग कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर -5 टू द 10x। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस के 2x, ठीक है। 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इस टर्म को इस साइड ले आएंगे -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से ये और ये तो कैंसिल हो गया, प्लस के 25 और माइनस के 1, ये हमारे पास आ गया 24 माइनस के 10x माइनस के 2x, ये बन गया माइनस के 12x इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 12x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू आ जाएगा 24/12, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो बन जाएगा, x की जगह पे 2 फिल करेंगे 2,0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A। हमारा फिफ्थ सम है, इफ ABC एंड PQR आर सिमिलर ट्रायंगल्स सच दैट एंगल A इज इक्वल टू 31 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 69 डिग्री देन एंगल Q इज, ठीक है। मतलब हमारे पास एक तो ट्रायंगल है ABC, सपोज ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। हमने रफली ये फिगर ड्रा कर ली है। इसमें जो हमारा A एंगल है वो 31 डिग्री है, इसमें जो R एंगल है वो 69 डिग्री है। हमने फाइंड आउट करना है Q एंगल, ठीक है। हमें पता है अगर हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, इसका मतलब अगर ये वाला एंगल 31 डिग्री है तो इसमें P एंगल भी 31 डिग्री होगा, ठीक है। हमने Q एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है ये तीनों एंगल्स का सम 180 आता है, तो 31 प्लस 69 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, तो इन दोनों का सम हो गया 100 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, तो यहां से हमारे पास एंगल Q की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा D। हमारा नेक्स्ट सम है 6, गिवन दैट cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखो हमें पता है जो cos थीटा है वो इक्वल टू होता है B/H, तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। B की वैल्यू हमारे पास है √3 और H की वैल्यू है 2, ठीक है। तो हम P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है ये रिलेशन है H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर और P स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और P की वैल्यू हम ले लेंगे 1, वैसे तो प्लस माइनस 1 आती है, हमें पता है इसका स्क्वायर ही हो रहा है, इसका मतलब हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। और cos थीटा तो हमें पता है cos थीटा जो है इसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा secant थीटा, ठीक है। secant थीटा 1/cos होता है, इसका मतलब secant थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, ठीक है। और हम secant थीटा भी फाइंड आउट कर लेंगे। secant थीटा होता है H/P, ठीक है। H की वैल्यू हमारे पास है 2 और P की वैल्यू है 1, ठीक है। इसका मतलब cosecant थीटा की वैल्यू आ गई 2। अब ये वैल्यूज इसमें फिल कर लेंगे, तो secant की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और secant की जगह पे हम ये फिल करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, अपॉन आ जाएगा 4 प्लस 4/3, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 4 3 12, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8/3। अपॉन में भी 4 3 12, 12 प्लस 4 करेंगे तो 16, 16/3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/3, 3/16, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 2 16, 8 1 8, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। हमारा 7th सम है, द एरिया स्विफ्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट इज। हमने ये फाइंड आउट करना है अगर हमारे पास मिनट हैंड जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, वो 10 मिनट में कितना एरिया कवर करती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जब भी हमारे पास इस तरह मिनट हैंड या आवर्स हैंड मतलब क्लॉक की बात की होगी तो क्लॉक हमने ऑलवेज सर्कल की टाइप में लेना है, ठीक है। हमारे पास ये सर्कल होगा और जो लेंथ दी है जैसे कि मिनट हैंड की लेंथ दी है वो हमारे सर्कल की
रेडियस बन जाएगी। इसका मतलब r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। और हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो ये मिनट हैंड है वो 10 मिनट में, सपोज यहाँ तक 10 मिनट हो गए, उसमें कितना एरिया कवर करती है। तो इसके लिए हमारे पास थीटा एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल का एक सेक्टर बन जाता है, ठीक है। 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए। इन 1 मिनट मिनट हैंड मेक्स एन एंगल, जो मिनट हैंड है हमारी वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल ड्राइव करती है। हमने फाइंड आउट करना है 10 मिनट में। इसका मतलब जो मिनट हैंड है वो 10 मिनट में कितने डिग्री एंगल कन्वर्ट करेगी, वो आ जाएगा 10 × 6 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। अब हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया। इस सब में थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया और रेडियस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमारे पास दी है 7, ठीक है। ये 7 से 7 कट गया हमारे पास, 0 से 0 कट हो गया, 6 6 जा 36 हो गया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 11 2 जा 22। तो यहां से हमारे पास बन गया 11 7 जा 77/3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2/3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। हमारा 8th सम है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर इज। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 हेड की, अगर 2 फेयर कॉइन को टॉस करते हैं। हमें पता है अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है जहां तो दोनों हेड आएंगे, जहां और फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया, सपोज सेकंड पे टेल आ गया, जहां टेल और हेड, और जहां बोथ में टेल आएगा, ठीक है। हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटी है। तो हमने फाइंड आउट करनी है वो वाली नंबर की प्रोबेबिलिटी जहां हमारे पास 2 हेड आए। तो हमें पता है 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ओनली हमारे पास ये 1 केस ही बनेगा, तो ये आ जाएगी 1 अपॉन टोटल हमारे पास है 4। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। हमारा 9th सम है, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे जिनका HCF तो 12 आएगा और उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट हमारे पास 6336 आएगी, ठीक है। तो देखो हम इस टाइप के नंबर कैसे सपोज करते हैं। सपोज कर लेंगे हम, लेट हमारे पास जो नंबर्स हैं, लेट द नंबर्स बी, जो हमारा HCF है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज ये 12x है, एक हमारे पास नंबर है 12y। हमने 2 पॉजिटिव नंबर ले लेने हैं, हमने ये सपोज कर लिए। इसमें जो x एंड y है वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब उन दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, ठीक है। हम वही वैल्यू यहाँ फिल करेंगे तभी हमारा जो HCF बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है कि अगर ये दोनों हमारे नंबर हैं, अगर हम इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगी इस नंबर के इक्वल, ठीक है। यहां से हमारे पास बन गया 12 12 144, XY इज इक्वल टू 6336 और XY की वैल्यू आ जाएगी, हम इसको 144 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको इससे साथ डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारे पास बन जाएगा 44। तो अगर हमारे पास XY की प्रोडक्ट 44 है तो हमने देखना है कौन से 2 नंबर है जिनकी प्रोडक्ट 44 लेनी है हमने, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना थोड़ा इजी हो गया। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट सोचते कि कौन से नंबर हैं तो वो ज्यादा लेंथी पड़ जाता है, ठीक है। हमें पता है 44 को हम 1 × 44 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है और y की वैल्यू 44 हो सकती है। जहां हम 2 × 22 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 44 बनेगा। हमारा ये वाला नंबर है 4 × 11 इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब हमने ये पेयर बना लिए। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ये वाला नंबर देखें तो इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 2 आ रहा है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। पर हमने तो वो नंबर देखने हैं जिसमें जो हमारा x और y की वैल्यू है वो को प्राइम होने चाहिए, मतलब उनमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ये पेयर तो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखो 1 और 44 में ओनली 1 कॉमन है और 4 और 11 में भी हमारे पास
1 कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास इस तरह के 2 पेयर है 44 और एक है 4,11। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। हमारा 10th सम है द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 हैज 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन और सी ऑप्शन है नो सोल्यूशन। ठीक है, हम इसका ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमें पता है ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें y इज इक्वल टू 2, सपोज y इज इक्वल टू 2 हमारा ये वाला पॉइंट है, ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है, और यहाँ हमारे पास है y इज इक्वल टू -3, सपोज यहाँ हमारे y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये वाले पॉइंट है। अब देखो इन दोनों लाइन में कोई भी पॉइंट हमारा कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो उसका आंसर आता है नो सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, नो सोल्यूशन। हमारा 11th सम है इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक पी क्यू पैरेलल ए बी। ठीक है, तो हमने देखो ये रिजल्ट पढ़ा है जब हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल में हमारे पास किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन है, इसका मतलब ये वाली लाइन इस ट्रायंगल की दूसरी दोनों जो हमारी साइड्स है उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, मतलब इन दोनों की रेशियो आपस में सेम है। तो उसी रिजल्ट की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है x+3 अपॉन आ जाएगा 3x+19। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा x अपॉन 3x+4। अगर हमारे पास पी क्यू और ए बी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है। ठीक है, मतलब ये इक्वली डिवाइड कर रही है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x+4 से, और यहाँ x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x+19 से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बन गया 3x² प्लस के 4x प्लस 9x प्लस के 12, और यहाँ से हो गया 3x² प्लस के 19x। ठीक है, इसको भी इस साइड ले आएंगे, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 माइनस 3x² माइनस के 19x इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल होगी। ठीक है, और 9 और 4 इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 13x, ये माइनस का है। ठीक है, और 19 में से 13x को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस। ठीक है, और प्लस के 12 इज इक्वल टू 0 और माइनस 6x इज इक्वल टू -12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/6, माइनस से माइनस कैंसिल होगी। ठीक है, 2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। हमारा 12th सम है गिवन दैट sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2 and tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, देन वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा इज। ठीक है, देखो हमें पता है sin अल्फा हमारे पास √3/2 है, √3/2 को हम लिख सकते हैं sin 60, क्योंकि sin 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है, और यहां से हमारे पास जो अल्फा है वो आ जाएगा 60 डिग्री। सिमिलर tan बीटा हमारे पास दिया है 1/√3, और 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan 30, और यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें वैल्यू फिल करेंगे cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा है 60, बीटा की वैल्यू है 30, ये हमारे पास आ जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। हमारा 13th सम है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर हम एक डाई को सिंगल थ्रो करते हैं, हमें पता है डाइस में हमारे पास 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें कहा है कि अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमने कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपने ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होते हैं, मतलब 4 भी हो सकता है, 4 तो होता ही है, 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सभी कंपोजिट नंबर है, लेकिन उनमें प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, जो प्राइम नंबर है वो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा, अदरवाइज 4 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं वो सभी कंपोजिट नंबर है। तो इसमें हमारे पास देखो एक तो 4 आ जाएगा, एक हमारे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये 2 नंबर हो गए कंपोजिट नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 अपॉन टोटल हमारे पास है 6, कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3
3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। हमारा 14th सम है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। हमने ये देखना है कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने नंबर पे जाके टर्मिनेट होगी। ठीक है, मतलब 1 डेसिमल प्लेस पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। फर्स्ट मेथड तो हमारा ये है कि हम इस नंबर को 3177 को 250 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1 पे गया, यहाँ हमारे पास आ गया 7 और ये आ गया 6, ऊपर से 7 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 पे चला जाएगा, यहाँ हमारे पास आ गया 500। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। फिर पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1750। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 20। अब एक 0 लगाएंगे। ठीक है, हमें पता है तो एक 0 और लगानी पड़ेगी, यहाँ हमारे पास एक 0 और आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, 2000 अपॉन रिमाइंडर 0। ठीक है, अब देखो इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 आया तो ये हमारा डेसिमल के बाद कितने डेसिमल एक्सपेंशन पे ये टर्मिनेट हुआ है। तो 1 2 3 नंबर के बाद जो हमारी जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगी, मतलब कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस। अदरवाइज देखो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमें पता है 250 है, अगर हम 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 12708 और इन दोनों की मल्टीप्लाई वो हमारे पास आ जाएगी 1000। अब हम डायरेक्टली पॉइंट लगा सकते हैं, तो यहाँ 3 अक्षर छोड़कर पॉइंट लग जाएगा 12.708। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हमारा 15th सम है द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस 3x + 2y = 7 एंड 4x + 8y = 11 आर परपेंडिकुलर, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन पता है, अगर हमारे पास a1/a2 करें, यहाँ a1 की वैल्यू 3 है और इसमें हमारे पास a2 की वैल्यू 4 है और यहाँ हमारे पास 2/8 = 7/11। ठीक है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 2 1 2 2 4 8, मतलब 3/4 नॉट इक्वल टू 1/4। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है जब b1/b2। ठीक है, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होते हैं। यूनिक सोल्यूशन का मतलब लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। और अगर हमारे पास a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन होते हैं वो नो सोल्यूशन होते हैं और लाइंस हमारी पैरेलल होती है। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन है। और अगर हमारे पास a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है, मतलब ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, क्योंकि हम इसको a1, इसको b1 और इसको c1 सपोज करते हैं और इस सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट जो होते हैं ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। ठीक है, अगर इन तीनों की रेशियो आपस में इक्वल है, इसका मतलब हमारे पास इनफाइनेट मैनी सोल्यूशन होते हैं और लाइंस कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सम है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ साइड p द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी जो लेंथ है वो p है, हमें पता है इसकी सभी साइड्स इक्वल है, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है एल्टीट्यूड की। ठीक है, ये एल्टीट्यूड है। तो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हमारे पास होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड की वैल्यू p है, इसका मतलब ये हमारे पास आता है √3/4 p का स्क्वायर। और अगर हम वैसे जी ट्रायंगल का हमारे पास एल्टीट्यूड दिया है और हम इसका एक फार्मूला यूज करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ½ × बेस × एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड की वैल्यू h सपोज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से p और p तो कैंसिल हो गया और h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास आ जाएगी √3/4 p। ये 1/2 से मल्टीप्लाई है तो 1/2 से
डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2/1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3/2p। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा 17 सम है, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, टैन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, एक तो हमारे पास वही फार्मूला है, हम राइट एंगल ट्रायंगल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा साइन होता है वो h के इक्वल होता है। ठीक है, h की वैल्यू q है और p की वैल्यू हमारे पास है p। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है h का स्क्वायर मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b स्क्वायर तो हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और b की वैल्यू आ जाएगी √q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू आ गई q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। और हमने ये पढ़ा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस की, ये टैन की। इसका मतलब टैन हमारे पास p अपॉन b होता है। ठीक है, p की वैल्यू तो p है, और जो बेस की वैल्यू है वो हमारे पास आई है q का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। हमारा 18 सम है, द वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर casts a shadow 57 मीटर long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 51 मीटर long, the height of the tower is। देखो हमारे पास एक तो वर्टिकल पोल दिया है जिसकी हमारे पास लेंथ दी है 90 मीटर। ठीक है, और उसमें उसका जो शेडो पड़ रहा है वो 57 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पे पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह की डायग्राम है। सपोज ये हमारे पास है ABC। एक जो हमारे पास डायग्राम है सेम, अगर हमारे पास एक टावर है, ठीक है, और हमने टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है और इसका जो शेडो है वो 51 मीटर लॉन्ग है। सपोज इसका नाम लिख लेते हैं हम DEF। हमारे पास ये 2 ट्रायंगल है। अब देखो ये वाला B एंगल और E एंगल हमें पता है ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसमें B एंगल और C एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और ये हमें पता है कि जो ये वाला एंगल है हमारा C और ये वाला F एंगल है, ये सेम एलिवेशन है बोथ केस में हम देखें तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम एलिवेशन इन बोथ केसेस। तो एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू आ जाएगा BC अपॉन EF। ठीक है, AB की वैल्यू है 19 अपॉन BC की वैल्यू है 57 अपॉन 51। ठीक है, यहाँ से हम H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 19 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 57, तो 19 3 जा 57 और 3 17 जा 51, तो H की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी हाइट ऑफ टावर, तो वो हमारे पास आ जाएगी 17 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा C। हमारा 19 सम है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो हमें ये रिजल्ट पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो ये बन गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास ओनली बच गया टेन थीटा, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा D। हमारा 20th सम है, इन द फिगर ABC एंड ACB आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड AD परपेंडिकुलर टू PC। ठीक है, हमें दिया है कि ये वाला एंगल है ABC और ये वाला एंगल है ACB, ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल है। हमें पता है अगर कंप्लीमेंट्री एंगल है तो कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये हमारा थीटा एंगल है,
ये थीटा है तो ये वाला एंगल हमारे पास बन जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है, ये तो 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से देखें तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 180 होता है। अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो हमारे पास 180 होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा थीटा। ठीक है, और सिमिलर ये हमारे पास 90 प्लस थीटा है और यहाँ जो एंगल हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास है ABC जो एंगल है वो थीटा है और जो ACB है उसको हमने लिख लिया 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब देखो, एक हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर किसी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर किसी ट्रायंगल में ड्रान होता है तो वो जो ट्रायंगल हमारे पास बनती है वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती है। इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है। इसका मतलब जो ट्रायंगल है ABD वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ADC। अगर हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD। ठीक है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड सिमिलर इक्वल टू होगी CD अपॉन AD। ठीक है, देखो हमें पता है कि AD ये वाली साइड है, इसमें हमारे पास एक एंगल 90 और एक 90 माइनस थीटा बन रहा है। और अगर हम इस साइड के इक्वल लेंगे ये वाली साइड, क्योंकि इसमें भी 90 और 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे CD। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा BD इंटू CD। तो यही रिलेशन हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा C। हमने सेक्शन A कंप्लीट कर लिया है। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।